नमस्कार। भूगोल विषय के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है भारत में कृषि। तो आज हम अपने इस लेक्चर के अंतर्गत भारत में कृषि से जुड़ी हुई चर्चा करेंगे। इसमें हम सस्यन पैटर्न की चर्चा करेंगे, कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे तथा कुछ अन्य मुद्दों पर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आज के मुख्य मुद्दे पर चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत एक मुख्य गतिविधि है। अर्थव्यवस्था में हम 3 क्षेत्र पढ़ेंगे, जिसमें प्राइमरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बात करेंगे। तो जो कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे गाँव का देश भी है भारत। तो इस तरीके से भारत में कृषि एक मुख्य पेशा हो जाता है। अगर एक दृष्टिकोण से, अगर एक आंकड़े की बात की जाए तो भारत में अभी भी लगभग 50% जनसंख्या, 49% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेशा हो जाता है भारत का, और हमें इस पर ध्यान देना भी आवश्यक है, क्योंकि ये देश की खाद्य जरूरतों को दूर करता है, खाद्य जरूरतों, खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ये क्षेत्र। तो चलिए, तो ये इस क्षेत्र का महत्व है, ये कृषि का महत्व है। अब इसी दृष्टिकोण के साथ हम आगे चल के कृषि की बात करेंगे। तो कृषि की बात करते समय कुछ बिंदुओं पर और यहाँ पे बात करनी जरूरी है। कृषि की बात करते समय यहाँ पे कुछ और बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। अगर हम आर्थिक सर्वे की बात करें तो देश में जो कृषि का योगदान होता है ये लगभग कितना होता है, तो करीब आप देखेंगे, ये औसत है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये औसत योगदान है। तो करीब 20% के आसपास, 17 से 18, या हम इसको 20% भी बोल सकते हैं, इसको हम 17 से 18 ले लेते हैं। 17 से 18% योगदान होता है कृषि का अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में यानी जो जीबीए होता है, जो जीडीपी होता है टोटल, तो जीबीए में इसकी कुल हिस्सेदारी होती है 17 से 18%। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी होती है? तृतीय क्षेत्र की होती है। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती है इसकी बात हम बाद में करेंगे। और प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी होती है 17 से 18%। और ये किसी भी देश के लिए अच्छा ही माना जाता है अगर प्राथमिक क्षेत्र में हिस्सेदारी कम हो रही है। हालांकि द्वितीय को तृतीय क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए इसका, तो ये स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो आइए और कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की। तो कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की बात कर लेते हैं पहले। तो भारत में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत में जो कृषि क्षेत्र हैं इनको 60 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 60 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है भारत में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के द्वारा। इसके अलावा भारत में अन्य कुछ संस्थाएं भी जिन्होंने इस सर्वे को, कृषि जलवायु क्षेत्रों को बताया है, इसके बारे में चर्चा की है। जिसमें से आप देखेंगे भारत के योजना आयोग ने भी 1989 में मृदा, वर्षण, तापमान, उच्च आवास, जल संसाधन, इन सभी दृष्टिकोणों से कृषि जो क्षेत्र है इसको कृषि जलवायु कारकों की समानता के आधार पर, कृषि जलवायु समानता के आधार पर 15 बृहद कृषि क्षेत्रों में बांटा था। बृहद कृषि क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी 1971 में जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं इनको 127 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। तो इस तरीके से विभिन्न संस्थानों ने भारत में जो कृषि जलवायु क्षेत्र, यहाँ की कंडीशन है, यहाँ पे जो मृदा, वर्षण, तापमान जैसी परिस्थितियां हैं, इसके आधार पे कृषि क्षेत्र को बांटा हुआ है। अभी हम इन कृषि क्षेत्रों की बात करेंगे। इसके पहले हम कुछ बेसिक बात कर लेते हैं जो आज की चर्चा की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं आखिर फसलें कितने प्रकार की होती हैं।
क्योंकि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सी फसलें किस तरीके से आती हैं, तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम रबी फसल देख लेते हैं। 3 प्रकार की फसलें होती हैं। इसमें रबी होती है, रबी फसल, इसमें खरीफ फसल होती है, खरीफ, और तीसरी फसल होती है जायद की फसलें। क्या होती है रबी फसलें? ऐसी फसलें जिनकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, बुआई होती है और कटाई होती है इसकी, ये फसलें कटती हैं मार्च अप्रैल में। तो इन फसलों को कहा जाता है रबी की फसल कहा जाता है। उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके? गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, जौ हो जाएगा, जिसको जवा भी बोलते हैं, मटर हो जाएगी, सरसों हो जाएगी, मसूर, आलू इत्यादि, ये सब रबी की फसलें मानी जाती हैं। जबकि खरीफ की फसलें क्या होती हैं? इनकी बुआई हो जून जुलाई में और कटाई इनकी हो अक्टूबर नवंबर में। तो इनको खरीफ की फसलें कहा जाता है। खरीफ की फसलों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चावल खरीफ की फसल है, याद रखिएगा। चावल, ज्वार बाजरा का नाम सुना होगा ना आपने, तो ये ज्वार बाजरा, इनको मोटे अनाज भी कहते हैं। मक्का मोटे अनाज में नहीं आता है, याद रखिएगा। तिल, मूंगफली, ये सब मोटे अनाज, ये सब खरीफ की फसलें हैं। इसमें से एक फसल और याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सोयाबीन किस चीज की फसल है? रबी की या खरीफ की? तो सोयाबीन भी खरीफ की फसल है, याद रखिएगा। और तीसरा फसल पैटर्न है जायद का। जायद में आती है ये मार्च में ग्रीष्म काल के मौसम में बेई जाती है मार्च में, और जुलाई में ये काट ली जाती है, निकाल ली जाती है। इन फसलों में आएगा तरबूज आ जाएगा, खरबूज आ जाएगा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि बहुत सारी सब्जियां इसमें आ जाती हैं जायद की फसल में। तो इस तरीके से 3 फसल पैटर्न है। इन फसल पैटर्न को याद रखिएगा आपको आसानी होगी एग्रीकल्चर को पढ़ने में और इनसे संबंधित चीजों को पढ़ने में। ठीक है, तो गेहूं याद रखिएगा, भारत गेहूं में बहुत बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। अभी हम बात करेंगे जो करंट का डेटा चल रहा है, इसके हिसाब से हम बात करेंगे कौन सी फसल के मामले में कौन सा राज्य प्रथम नंबर पर है और अन्य देश कहाँ स्टैंड करते हैं। अभी इन सब फैक्टों के बारे में हम पढ़ेंगे। जान लीजिए, एक चीज जान लीजिए गेहूं के बारे में, क्योंकि गेहूं के मामले में आप जानते हैं भारत आत्मनिर्भर हो चुका है हरित क्रांति के बाद। तो गेहूं की जो फसल होती है ये 10 से 25 डिग्री तापमान पर जरूरत होती है इसको, 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यक होती है गेहूं के लिए। तो इस तरीके से ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए गेहूं की कुछ किस्मों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि गेहूं की यहाँ से भी प्रश्न बनती हैं आजकल। तो इसकी गेहूं की कुछ किस्मों के नाम हो जाएंगे, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, ये सब गेहूं की किस्में हैं। इसमें लरमा रोजो और मियो, नोरेन 10, ये सब गेहूं की किस्में हैं, याद रखिएगा। कल्याण सोना नाम की एक प्रश्न बना था, कल्याण सोना क्या है? ये गेहूं की एक किस्म ही है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ रोग भी लगते हैं गेहूं में, आपको ये गेहूं के रोग भी पता होने चाहिए, इसमें कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, एक मैक्रोनी गेहूं भी होता है, ये भी एक किस्म में है, और ये सूखे प्रदेशों में गेहूं की किस्म प्राप्त होती है। तो इसमें कुछ अगर हम रोग की बात करें तो इसमें हो जाएगा टिटेलिया इंडिका, रस्ट, किट्टू, इस तरीके से ये कुछ रोग के नाम हो जाएंगे जो गेहूं की फसल में लगते हैं। बहुत ज्यादा इनमें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, हमने देखा किस तरीके से रबी, खरीफ और जायद की फसल के बारे में बातचीत की। अब हम कुछ और बात करते हैं आगे चल के इससे। तो इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहला है सब्सटेंस फार्मिंग, इसके बाद कमर्शियल फार्मिंग। ये अपने जो सब्सटेंस फार्मिंग है खुद के भोजन के लिए, और जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जो सीमांत किसान होते हैं, लघु किसान होते हैं, उनके द्वारा ये जो फार्मिंग विधि है, जो खेती की विधि अपनाई जाती है। इसमें लघु सीमांत का अर्थ क्या है आपके लिए ये जानना जरूरी है यहाँ पे।
क्योंकि आपके मेंस नहीं होना है जिससे आपको इसकी परिभाषा लिखनी पड़े जो आपके लिए काम का है। इसको सुन लीजिए। तो सीमांत लघु क्या होता है, आप सुने, आगे चल के पढ़ेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जो किसान है ये सीमांत लघु जोत वाले किसान हैं, इनकी संख्या 86% है। तो सीमांत लघु का मतलब होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो, कम खेत हो, उसको सीमांत बोलते हैं। और जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम का खेत हो या कम जमीन हो जिसमें खेती करने के लिए, इसको बोलते हैं 1 हेक्टेयर से कम। और ये हो जाएगा 2 हेक्टेयर से कम अगर जोत हो तो इसको लघु किसान बोलते हैं। ये आपके लिए काम का है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, ऐसी खेती जिसमें वाणिज्यिक फसलों की खेती की जाती है। इसका अर्थ क्या होता है, ये फसलें सिर्फ अपने भोजन योग्य नहीं बल्कि विक्रय के लिहाज से भी इनकी खेती की जाती है। इसमें कुछ अगर हम उदाहरण रखें तो इसमें सोयाबीन हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा। सोयाबीन को अगर ना भी ले तो कपास इसमें सबसे मुख्य फसल हो जाएगी, कपास हो जाएगी। इसमें तंबाकू और भी इसमें बहुत सारी अन्य फसलें हैं जो कमर्शियल फार्मिंग में आ जाएंगी, वाणिज्यिक फसलों में आ जाएंगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कुछ मेजर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं, मुख्य फसलों की बात कर लेते हैं। तो हम बात कर चुके हैं राइस यानी चावल, गेहूं, मिलेट्स यानी मोटा अनाज होता है। जैसा कि आपको पता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएन के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित कर रखा है। यह भारत का ही प्रस्ताव था जिसकी विश्वव्यापी सहमति बनी है। तो इसलिए ये प्रश्न कई सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आपको भी याद रखने की आवश्यकता है मिलेट्स से। तो ये 2023 यूएन के द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है या अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष है। तो ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी ये सब मिलेट्स में काउंट होते हैं। पल्स यानी दालें और कुछ भुट्टा जैसी चीजें। तो ये मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स हो जाएंगी। कैश क्रॉप्स में कौन कौन सी आ जाएंगी, वाणिज्यिक फसलों में कॉटन यानी कपास, गन्ना और इसके अलावा कुछ तिलहन फसलें तथा चाय, कॉफी या चाय, कहवा, मसाले आदि कैश क्रॉप्स में आती हैं। मसाले ये सब आएंगी आपकी किसमें, ये आएंगी वाणिज्यिक फसलें या कैश क्रॉप। इनको नकदी फसल ही बोलते हैं, नकदी फसल भी इनको बोलते हैं, कैश क्रॉप्स को हिंदी में। ठीक है, याद रखेंगे। आइए एक मुख्य टॉपिक पर बात कर लेते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो ग्रीनलेस रेवोल्यूशन आपको समझने की आवश्यकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअली पहले जो हम कुछ टाइम की बात करें 50-100 साल पहले की, तो बहुत ज्यादा खाद्य की प्रॉब्लम हुआ करती थी, खाद्य की परेशानी। खाद्य जो है जिसमें फसलें हैं, गेहूं हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, इनकी बहुत ज्यादा परेशानी हुआ करती थी भारत में। तो भारत के एक वैज्ञानिक थे एम.एस. स्वामीनाथन, हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है, एम.एस. स्वामीनाथन। तो इन्होंने क्या किया, हरित क्रांति के जनक थे अमेरिका में हरित क्रांति के जनक हुआ करते थे नॉर्मन बोरलॉग साहब। तो नॉर्मन बोरलॉग साहब एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, अमेरिकी राष्ट्रपति में पुरस्कार मिल चुका है, मेडल ऑफ फ्रीडम इनको मिल चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया था, जो गेहूं होता है, जो परंपरागत गेहूं होता है, इसमें कुछ जेनेटिक बदलाव किए, कुछ इसमें जीन होते थे गेहूं में, उनका स्थानांतरण किया और एक नई गेहूं की प्रजाति बनाई। पहले गेहूं की प्रजाति में इतनी बड़ी सी बाली लगा करती थी, बाकी का सब डंठल हुआ करता था, जो भूसा बन जाता था बाद में। तो नॉर्मन बोरलॉग साहब ने क्या किया, एक अन्य प्रजाति की गेहूं की प्रजाति की शुरुआत की, जिसमें जो गेहूं का इतना बड़ा डंठल हुआ करता था, अब इसमें ये जो गेहूं की बाल है बहुत बड़ी लगने लगी, इसमें ज्यादा गेहूं निकलने लगा। यानी इसमें एक बाल, जो गेहूं की एक छोटा सा एक पेड़ ही मान सकते हैं, जो एक पेड़ होता था, इसमें ज्यादा गेहूं लगने लगे। तो इस तरीके से इन्होंने जीन में परिवर्तन करके गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने में योगदान दिया था। बहुत ही साधारण शब्दों में हम समझ रहे हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग साहब ने जब ये किया, मेक्सिको में और भी अन्य देशों
के लिए उन्होंने सहयोग किया और सभी देशों में उन्होंने ताकि खाद्य की परेशानी ना हो, उन्होंने ये कार्य किया। आगे चल के एम एस स्वामीनाथन साहब ने नॉर्मन बोरलॉग साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें भी सर ये सिखा दीजिए ताकि हम भी भारत में जो भुखमरी की समस्या है, जो भारत में परेशानी है, इसको हम दूर कर सके। तो आखिर नॉर्मन बोरलॉग साहब ने एम एस स्वामीनाथन को सिखाया और इनको नॉर्मन बोरलॉग साहब को याद रखिएगा 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से अगर कहा जाए विश्व में हरित क्रांति के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग साहब। जबकि भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है एम एस स्वामीनाथन साहब। तो इसलिए ये दोनों ही नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका नाम याद रखिएगा। इस तरीके से इनके द्वारा विकसित, नॉर्मन बोरलॉग साहब के द्वारा एम एस स्वामीनाथन द्वारा सीखा गया। एम एस स्वामीनाथन ने भारत में इसमें प्रयोग करने शुरू किए और आखिरकार भारत में उच्च उत्पादकता वाले गेहूं की किस्म की खेती शुरू हुई। इसको हम हरित क्रांति का नाम देते हैं। तो हम हरित क्रांति का नाम देते हैं। इसमें क्या हुआ था? हरित क्रांति में जो उच्च कोटि के बीज उपयोग किए जाते हैं, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है, हाइब्रिड किस्म के गेहूं होते हैं और इनका उपयोग किया जाता है उत्पादकता में। अगर भारत में हम बात करें तो हरित क्रांति की, तो जो पहला चरण था, पहले चरण की शुरुआत होती है यहाँ पे 1966 से 1981 तक होती है। 1966 से 1981 तक भारत में पहले चरण की शुरुआत होती है हरित क्रांति के। इस चरण में आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इस क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर खेती की शुरुआत होती है और बहुत ज्यादा फायदा होता है। आगे चल के 1981 से 95 में दूसरे चरण की शुरुआत होती है और इसके बाद 1995 में पूरे भारत में हरित क्रांति लागू कर दी जाती है और पूरे भारत देश में ये जो नई प्रजाति थी गेहूं की, इसको पहुंचाना शुरू कर दिया जाता। हालांकि इसके साथ आवश्यकता होती है इस प्रजाति में अत्यधिक खाद की आवश्यकता होती है। खाद जानते हैं आप, उर्वरक की हम बात कर रहे हैं, उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे भारत में एनपीके, जो रासायनिक यूरिया होता है, इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, इसकी उपयोग ये भी ज्यादा उपयोग होने लगता है। ठीक है, ये भी भारत में ज्यादा उपयोग होने लगता है और कुछ समस्याएं भी बाद में आने लगती हैं अत्यधिक यूरिया के कारण। आप देखेंगे जो जल प्रदूषण है, जो भूमिगत जल है, इसका प्रदूषण हमें देखने को मिलता है आगे चल के। तो इससे बहुत ज्यादा कुछ नुकसान भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि फायदा नहीं हुए, बहुत सारे फायदा हुए। इसमें बहुत सारे फायदा हुए अगर हमारे देश में हरित क्रांति आई है तो हरित क्रांति का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है भारत में खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बनने में। अगर हम एनपीके की बात करें तो भारत में सर्वाधिक एनपीके का उपयोग कहाँ होता है? सर्वाधिक एनपीके का एक डेटा आया था 2019-20 में। तो इस डेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक एनपीके जो यूरिया उत्पादक करने वाले राज्य हैं, इसमें उत्तर प्रदेश प्रथम है। इसके बाद इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5,172 टन यूरिया उपयोग हुआ है महाराष्ट्र यूपी में एक साल में। इसके अलावा ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसके बाद पंजाब। तो ये सबसे ज्यादा यूरिया यूज करने वाले राज्य हैं। ये आप डेटा समझने के हिसाब से याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकलिटी है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर हम किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बात करें तो सर्वाधिक उर्वरक उपयोग करने वाले राज्य बिहार हो जाएगा। अगर हम किलोग्राम यानी 1 हेक्टेयर की खेती में सबसे ज्यादा यूरिया उपयोग किया है तो ये उपयोग किया है बिहार ने, 245 किलोग्राम यूरिया उपयोग किया। 245 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में उपयोग किया है। जबकि यूपी जो आप देख रहे हैं तो इसने अपने ओवरऑल उपयोग किया हुआ है, यहाँ पे हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग किया गया है यूरिया बिहार में। तो ये कुछ डेटा मिले थे 2019-20 के, तो ये आपके लिए समझने की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि जब नया डेटा आ जाएगा तो आपको अपडेट होने की आवश्यकता होगी, लेकिन ये लगभग ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिलती है, बहुत जल्दी चीजें नहीं बदलती हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी थी ये।
ठीक है, चलिए आइए कुछ और बात कर लेते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको लिए एक और महत्वपूर्ण है, ग्रीन रेवोल्यूशन जब हो गया इसके बाद में कुछ और भारत में क्रांतियां शुरू हुई, जिनमें से आप देखेंगे इसके बाद में हमें हरित क्रांति के बाद हमें सुनहरी क्रांति देखने को मिलती है, इंद्रधनुषी क्रांति देखने को मिलती है। तो आइए इनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भारत में हरित क्रांति हो गई तो इसके बाद कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की क्रांति की आवश्यकता हुई। तो इसी तरीके की क्रांति की बात हम चलिए करते हैं आज। तो आप देखेंगे भारत में 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई और इस कृषि नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत की गई। ये क्या है इंद्रधनुषी क्रांति? तो आइए इसी के बारे में हमें बात करनी है मुख्य रूप से। तो ये प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से संबंधित ही थी क्रांतियां। इसमें सबसे पहले तो हरित क्रांति हो गई। इसका उद्देश्य था खाद्य उत्पादन। हरित क्रांति का उद्देश्य था खाद्य उत्पादन। इसके बाद एक सुनहरी क्रांति शुरू की गई। सुनहरी क्रांति का क्या उपयोग था? गोल्डन रेवोल्यूशन का फल एवं सब्जी उत्पादन। फल एवं सब्जी उत्पादन, इसमें उद्यान कृषि भी शामिल है। ठीक है, सुनहरी क्रांति। दूसरी ऐसी ही व्यवस्था थी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या थी? श्वेत क्रांति का अर्थ था दुग्ध उत्पादन, दूध उत्पादन। ऐसी ही अन्य क्रांति थी नीली क्रांति। नीली क्रांति का उत्पादन था मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति का अर्थ था मत्स्य उत्पादन। इसको ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। चौथा हो जाएगा लाल क्रांति। लाल क्रांति का अर्थ है मांस या टमाटर उत्पादन। इसको मांस से भी लिया जाता है, टमाटर से भी। कुछ लोग मांस बस समझते, कुछ टमाटर, लेकिन ये दोनों से है इसका अर्थ। पांचवा हो जाएगा लाल क्रांति। लाल क्रांति के अलावा इसमें हो जाएगा काली क्रांति। काली क्रांति का हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन से। जैसा कि आप जानते हैं भारत में पेट्रोलियम लगातार उत्पादन हो भी रहा है भारत में, हालांकि भारत बहुत अधिक आयात भी निर्यात भी करता है। छठवां हो जाएगा गोल क्रांति। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। इसके अलावा हो जाएगा पीली क्रांति। तो पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन संबंधित है। इसके अतिरिक्त हो जाएगी गुलाबी क्रांति, जो हो जाएगी मांस निर्यात से, झींगा उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से और प्याज उत्पादन से, जो गुलाबी क्रांति है। तो इस तरीके से भारत में कुछ इंद्रधनुषी क्रांतियां शुरू हुई 2000 में। इसके बाद भारत लगातार खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर होता गया। आज हम देखते हैं भारत गेहूं के मामले में विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तो ये ग्रीन क्रांति शुरुआत कहां से हुई? तो भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय। ये कृषि विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है। पंतनगर उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। यहाँ पे जो हरित क्रांति है इसके लिए पूरी योजना बनाई गई थी और यहीं से कार्य शुरुआत हुई थी जीबी पंत उत्तराखंड से। तो ये विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, ये सब चीजें याद रखिएगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन, हम व्हाइट रिवॉल्यूशन देख चुके हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन का अर्थ था दुग्ध उत्पादन के मामले में, दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। क्योंकि आप जानते हैं दुग्ध, जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं उनका मुख्य आधार होता है पोषण का, और वैसे भी पूर्ण आहार भी इसको माना जाता है। जो दूध होता है इसको पूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरीके से इसके उत्पादन के लिए भी कार्य किया गया। बाकी आप जानते हैं पशु के मामले में, अगर दुग्ध उत्पादन के मामले में अगर बात की जाए तो भारत वैसे भी विश्व में प्रथम नंबर पे आता है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है, याद रखिएगा, विश्व में प्रथम है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ पे पशुओं की संख्या भी ज्यादा है, जबकि आप देखेंगे और अन्य देश, न्यूजीलैंड जैसे अन्य देश देखेंगे और आप आयरलैंड देखेंगे तो यहाँ पे पशु की मात्रा कम है। ये दूध तो बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पशु भी बहुत ज्यादा है और साथ में हम दुग्ध उत्पादन भी दुनिया में प्रथम नंबर पर हैं।
और अगर हम उसकी राज्य की बात की जाए तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यही दोनों राज्य दूध उत्पादन के मामले में आगे होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये डेयरी कॉर्पोरेशन के मामले में प्रोग्राम शुरू किया गया था। मिल्क प्रोसेसिंग टेक्निक भी शुरू की गई थी इसके बाद। आइए कुछ और बात कर लेते हैं, हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं इंडियन एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, यानी छोटी जोत है। छोटी जोत समस्या क्या होती है? अगर कोई जोत छोटी है तो इससे समस्या क्या होती है? छोटी जोत से समस्या ये होती है कि यहाँ पे मशीनीकरण नहीं हो पाता। अगर आपकी 1 हेक्टेयर में ही आपको खेती करनी है, उस अगर आपके पास सोचिए 50 हेक्टेयर खेती होती, तो आप इसके मशीनीकरण, आधुनिक मशीनें, आधुनिक बीज, आधुनिक उर्वरक, इन सब में शायद इसका उत्साहित होती है इनका उपयोग करने में। लेकिन अगर छोटी जोत होती है तो इसमें मशीनीकरण नहीं हो पाता, इसमें आधुनिक तकनीकें नहीं यूज हो पाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है छोटी जोत की। इसके अलावा इसमें जो उत्पादकता है ये भी कम होती है। ऐसा माना गया है, जापान में एक रिसर्च भी हुई है जिसमें देखा गया कि एक सीमा तक अगर जोत का क्षेत्रफल हो तो उत्पादकता ज्यादा प्राप्त होती है। लेकिन अगर बहुत बड़ी सीमा हो जाए, जैसे सपोज करिए कि कई मतलब हेक्टेयर का खेत हो जाए, तो वहां पे फिर उत्पादकता नहीं बढ़ती है। एक जापान का ऐसा सर्वे है जिसमें जापान और अमेरिका में जो होल्डिंग थी, जो जोत थी, उसके आधार पे इसका माप किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्मॉल और छोटी जोतें चुनौतियां होती हैं। इसके लिए कुछ योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जैसे चकबंदी, हदबंदी, इनके बारे में हम इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी ये जान लीजिए कि हमारे देश में जो छोटी और सीमांत जोत वाले फार्मर ही सबसे ज्यादा हैं। 86% किसान, 86, जो देश में कुल जोत की बात करें, अगर कुल जोत की बात करें देश में, तो इसमें 86% जोत सीमांत है, सीमांत और लघु है। ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कुछ मानसून पे। भारतीय कृषि की मानसून पे आधारित है। हम जानते हैं, हम बात कर चुके हैं मानसून में। पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने मानसून को ही वास्तविक वित्त मंत्री की संज्ञा दी थी। इसके अलावा हमने देखा था मानसून कैसे भारतीय कृषि को, भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, हम बात पहले ही कर चुके हैं। तो मानसून का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि इसी से हमारे देश में वर्षा होती है। तो इसके अलावा चैलेंजेस में देखेंगे हम, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा की कमी है। इंफ्रा की कमी तो एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमें हर सेक्टर में देखने को मिलती है भारतीय कृषि में। तो इसके अलावा ग्रामीण ऋण की समस्या है, क्योंकि किसानों को ऋण लेना पड़ता है, तो ये एक बड़ी समस्या है इसके बाद में। और ऋण लेना भी काफी मुश्किल होता है, जो छोटे होते हैं, छोटे किसान और सीमांत किसान होते हैं। तो इस तरीके से एक ऋण की भी बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि इसमें कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी है, जैसे एमएसपी हो गया। एमएसपी क्या होता है? एक मुश्त और सरकार के द्वारा किसानों को दी जाने वाली एक राहत राशि होती है, जिसमें से अगर सपोज करिए जैसे सरकार ने कह दिया कि हम आपका ये 100 रुपए किलो लेंगे, तो अगर मार्केट में इसके रेट कम भी हो गए ना, तो भी सरकार इसको 100 रुपए में ही लेगी। तो इस तरीके से सरकार के द्वारा आश्वासन होता है किसानों को दिया जाने वाला। ताकि इससे फायदा क्या होता है? अगर किसान दाल की खेती बंद कर देते हैं, दाल की कमी हो जाएगी देश में, सरकार को निर्यात आयात करनी पड़ेगी। तो ऐसे में सरकार ये एमएसपी देके किसानों को आकर्षित करती कि आपको ये खेती करनी पड़ेगी, तो इससे आपको फायदा ज्यादा होगा। तो ये एमएसपी, ये सारी व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट है अगर किसी आपदा के कारण किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड, ये मिट्टी की गुणवत्ता को जांचने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई एक स्कीम है, जिसमें मिट्टी की गुणवत्ता के हिसाब से इसमें कृषि की जाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्कीम एंड इंस्टीट्यूशन, तो इसमें नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, इसका काम क्या होता है? ऋण प्रोवाइड करवाना। ये खेती के लिए, किसानी के लिए और जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें ऋण देने का काम करता है। ऋण यानी लोन देने का काम करता है। और इसका कार्य यही है कि इसे किसी तरीके से जो भारत में एग्रीकल्चर है और रूरल ग्रामीण विकास है, इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिए। इसके अलावा आईसीएआर एक इम्पोर्टेंट संस्था है। आईसीएआर ये एग्रीकल्चर से संबंधित भारत का बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,
ये भी महत्वपूर्ण है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? किसानों को लोन लेने के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है ताकि किसान आसानी से लोन प्राप्त कर सके। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत में एग्रीकल्चर के लिए पूरा इंफ्रा तैयार किया जा रहा है और लगातार बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं, जिसमें किसान मानधन स्कीम हो जाएगी, किसान सम्मान निधि हो जाएगी, ये सब भी शुरू की जा रही हैं। तो एक बार थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जल्दी से कृषि जलवायु क्षेत्रों पर, क्योंकि कृषि जलवायु क्षेत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है समझना। तो ताप दाब और वर्षण के आधार पर, मृदा के आधार पर 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है भारत को, जिसमें से पहला हो जाएगा पश्चिमी हिमालय प्रदेश। पश्चिमी हिमालयी प्रदेश, इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का भाग आता है। पहला ये हो जाएगा हिमालयी प्रदेश। दूसरा हो जाएगा पूर्वी हिमालयी श्रेणी, पूर्वी हिमालयी, इसमें अरुणाचल प्रदेश और ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ये आ जाते हैं। तीसरा हो जाएगा निचला गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान, तो इसमें आ जाएगा पश्चिम बंगाल आ जाएगा। चौथा हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। तो जैसा कि हम जानते हैं जो गंगा का दुआब है, ये भारत में कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल है उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, मध्य गंगा के मैदान में आ जाएगा। ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पांचवा हो जाएगा ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा में आ जाएगा उत्तर प्रदेश आ जाएगा सबसे महत्वपूर्ण। छठा हो जाएगा इसमें गंगा पार का मैदान, इसमें चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब ये सब आ जाएंगे, सारे क्षेत्र जहां पे हरित क्रांति के मुख्य क्षेत्र हैं जो। इसके अलावा पूर्वी पठार तथा पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी पठार तथा पर्वतीय प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश आ जाएंगे। इसमें छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है, यहाँ पे चावल के लिए बहुत फेमस है, इसको चावल का कटोरा भी कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा गोदावरी बेसिन के जो लोकेशन है इसको भी चावल का कटोरा कहा जाता है। तो दो लोकेशन है, ठीक है, जैसा कि ऑप्शन में आए उसी हिसाब से करिएगा। केंद्रीय पठार हो जाएगा, इसमें राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा केंद्रीय पठार में। इसके अलावा हो जाएगा पर्वतीय पठार, पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश आ जाएगा, पश्चिमी पठार में मध्य प्रदेश आ जाएगा। दक्षिणी पठार में आ जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। पूर्वी तटीय मैदान, इसमें आंध्र प्रदेश आ जाएगा और पुडुचेरी आ जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान है, इसमें आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में गुजरात, दादर नगर हवेली आ जाएगा। पश्चिमी मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान, द्वीप क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे भारत में 15 योजना आयोग के अनुसार 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। इसी तरीके का एक सर्वे किया था राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर के द्वारा। इसने भारतीय कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों को 20 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से शुष्क पारिस्थितिक क्षेत्र हो जाएंगे, अर्ध शुष्क हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उपाद्र पारिस्थितिक क्षेत्र हो जाएंगे, इसमें पूर्वी पठार हो जाएगा, इसमें उत्तरी मैदान हो जाएगा, निचले गंगा का मैदान, मध्य गंगा का, और आद्र पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा, जिसमें असम, उत्तरी बंगाल का मैदान हो जाएगा, पूर्वी हिमालय हो जाएगा, और एक हो जाएगा तटीय पारिस्थितिक क्षेत्र, जिसमें से तटीय मैदान शामिल हो जाएंगे। इस तरीके से आप भारत में देखेंगे तो 15 योजना आयोग के अनुसार 15 कृषि जलवायु क्षेत्र भी हैं, ये आप याद रखेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं एक अगले सेशन के साथ। नमस्कार।